हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर देवेंद्र सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में जिसका नाम है पशुधन सार संसार। पशुधन सार संसार चैनल जो है बच्चों, इसमें बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं वो आती रहती हैं समय समय पर। और आज जो हम ये वीडियो बना रहे हैं, इसमें आज हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे वर्ष 2024 जो अभी रिसेंटली हुआ है, जिसके अंदर आपके एग्ज़ाम लगे हैं, लेटेस्ट एग्ज़ाम जो आए हैं वर्ष के अंदर। यहाँ पर फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के जो पेपर हैं, इन पेपर को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। यहाँ से मुझे, जब मैं पेपर सॉल्व कर रहा था तो मुझे भी लग रहा था बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पत्र हैं पक्का। इनमें से जैसे अभी हम बात करें 10 सब्जेक्ट की, तो 10 सब्जेक्टों मान लीजिए एवरेज औसतन 2 प्रश्न प्रति सब्जेक्ट आने की पूरी पूरी संभावना है। तो इतनी बड़ी चीज़ अगर हमको एक ही क्लास के अंदर मिल रही है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग इसको देखेंगे वीडियोस को, और इसको जितने ज़्यादा हो सके मैक्सिमम इसको आप लोग स्प्रेड करेंगे। अभी अपने जो चैनल है, ये चैनल आप ही लोगों का है, चैनल कंटिन्यू बना रहेगा, लेकिन चैनल में अभी देखें तो कुछ नहीं, 750 के आसपास सब्सक्राइबर हैं। आज की तारीख में अगर ये 1000 हो जाते हैं तो हम लोग आने वाले 13 दिनों तक और भी बहुत अच्छा करेंगे। कुछ मॉडल पेपर्स हैं उनको मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको शेयर करूंगा। तो इस तरह से हम लोग कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करते रहेंगे। इसके लिए आज तो सब्सक्राइबर, लाइक और शेयर होने चाहिए अच्छी तरीके से। तो शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। पहला पेपर लेते हैं, इंट्रोडक्टरी एनिमल मैनेजमेंट। देखो यहाँ पर भी बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। मुझे एक सबसे पहला जो क्वेश्चन है वही बहुत अच्छा लगता है। ब्रूडिंग टेम्परेचर फॉर फर्स्ट वीक शुड बी, यानी ये पूछ रहे हैं कि चूज़ों के अंदर ब्रूडिंग किस में करते हैं, चूज़ों में। और ब्रूडिंग का मतलब आप सब जानते ही हैं कि कृत्रिम रूप से जब उसको ताप दिया जाता है तो वो ताप प्रथम हफ्ते में कितना होना चाहिए, वो 95 होना चाहिए, जो धीरे धीरे हमें कम करना है। कहाँ तक लेके जाना है भाई, 80 तक लेके जाना है, ठीक है। और ये 5 से 8 हफ्ते की प्रक्रिया जिसमें कृत्रिम रूप से चूज़ों को ताप दिया जाता है। दूसरा पूछ रहे हैं जूलॉजिकल नेम ऑफ सिंगल हम्प कैमल। जो सिंगल हम्प कैमल है उसका जूलॉजिकल नेम क्या है। पहले तो देखो बॉस टॉरस, बॉस इंडिकस बहुत पूछा करते थे, फिर ओविसेरिस पूछने लगे, फिर कैप्रा हिरकस पूछने लगे। और हाल ही के 3-4 सालों में आप देखेंगे कि कैमल पे बड़ा फोकस है इन लोगों का, तो कैमल के ऊपर भी प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पर जो प्रश्न इन्होंने दिया है वो है कि जूलॉजिकल नेम क्या है कैमल का। जो सिंगल हम्प है कैमलस ड्रोमेडेरियस, जो बैक्टीरियंस है वो डबल हम्प होता है। आप बेसिक तौर पे समझ लीजिए कि भाई हमारे यहाँ पे बैक्टीरिया नहीं मिलता है। बैक्टीरियंस कहाँ मिलते हैं, ठंडे प्रदेशों के अंदर मिलते हैं, जैसे लेह लद्दाख हो गया, या फिर कोई ठंडे मरुस्थल चाइना के ऊपर, जो रशिया का पार्ट है चाइना के बीच का, वहाँ पर मिलते हैं। इसके बाद आते हैं इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ एग इन वाइट लेगॉन। देखो एक तो इन्होंने प्रजाति देके थोड़ा कन्फ्यूज़न कर दिया। आपको ये ध्यान रखना है कि सभी मुर्गियों में इंक्यूबेशन पीरियड 21 दिन का होता है। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी प्रजाति का, वाइट लेगॉन हो, रोड आइलैंड रेड हो, कोई सी भी प्रजाति हो, सब में 21 दिन ही होता है। लेकिन अगर बतख की बात की जाए तो बतख में वैसे तो 28 दिन होता है, लेकिन एक क्वेश्चन जानबूझकर यहाँ पे डाला गया था पुराने यूनिवर्सिटी पेपर में। अगर आप देखेंगे तो शायद 2014 या 15 की बात है, मस्कावी डक का पूछा उन्होंने। तो मस्कावी जो डक होती है उसमें 35 दिन का होता है, बाकी सबके अंदर नॉर्मल 28 दिन का होता है। इसके बाद पूछे न्यू बॉर्न ऑफ पिग क्या कहलाता है, पिगलेट कहलाता है। पीरियड बिटवीन पार्चुरेशन टू सक्सेसफुल कंसेप्शन क्या कहलाता है, यानी पार्चुरेशन प्रसव के बाद से लेकर जब सक्सेसफुल कंसेप्शन हो जाता है, प्रसव हो गया, दोबारा गर्भधारण हो गया, उसके बीच के पीरियड को हम कहते हैं सर्विस पीरियड या डेज ओपन, ठीक है। जो कि गायों के अंदर, मैं सर्विस पीरियड की बात कर रहा था, गायों के अंदर ये लगभग 60 से 90 दिन गाय भैंस के अंदर हम मानते हैं। अच्छा, 45 दिन का कभी कभी ऑप्शन आता है कि सर्विस पीरियड 45 दिन होगा, तो देखो इन्वोल्यूशन में ही 45 दिन लग जाते हैं, यानी यूट्रस का इन्वोल्यूशन, यूट्रस को पूर्व अवस्था में आने में ही 45 दिन लग जाते हैं। इसलिए आपको 45 दिन से एक्सेस में ही जाना है सर्विस पीरियड में, जो मिनिमम 60 दिन और मैक्सिमम 90 दिन इसके बीच में रहेगा। बहुत बार पूछा है, पंजाब पीएससी के अंदर भी बार बार ये सवाल आता रहता है कि कितने दिन होगा। इसके बाद रेक्टल टेम्परेचर ऑफ शीप जो कि 102 होता है, 102.2 फ़ारेनहाइट है। अच्छा, यहाँ पर फ़ारेनहाइट में ना पूछ के किस में पूछा है, डिग्री सेल्सियस में पूछा है। तो डिग्री सेल्सियस में मैंने लिख दिया 38.3 से लेके 39.7 डिग्री सेल्सियस। और ध्यान रखिएगा पल्स रेट, रेस्पिरेशन और टेम्परेचर, ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आएंगी ही आएंगी। एक क्वेश्चन 100% आएगा, चाहे भीड़ ना आए तो वहाँ पे हॉर्स पूछ लेंगे, कैटल पूछ लेंगे, सुअर पूछ लेंगे, कुछ भी पूछ सकते हैं। डिसबर्डिंग इज़ डन एट द एज ऑफ, कब की जाती है, 10 दिन की उम्र पर, यानी आप इसको 1 से 2 हफ्ता भी लिख सकते हो, 1 से 2 हफ्ते के बीच में की जाती है। इसके बाद है फ्लोर स्पेस रिक्वायरमेंट इन ओपन पैडक। ओपन पैडक का मतलब होता है खुले बाड़े में कितना चाहिए, तो खुले बाड़े में 7 मीटर स्क्वायर, और जस्ट आधा चाहिए होता है बंद बाड़े में। तो जनरली वैसे तो देखो ओपन पैडक का आज इन्होंने बहुत कम बार पूछते हैं, पहली दूसरी बार ही पूछा है। पिछली बार भी उन्होंने कहा था कि फर्श निर्माण के समय, तो जब फर्श निर्माण हो रहा है
तो ध्यान रखिए वो बंद बाड़े का ही पूछता है, खुले बाड़े का नहीं पूछता। उस समय 3.5 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। इसके बाद पूछ रहे हैं कि लाइट ब्राउन कलर के पैचेस आंखों के चारों तरफ किस नस्ल में मिलते हैं? भूरे रंग के धब्बे, तो भाई राजस्थान की जो चक्री नस्ल है भेड़ की, जिसे हम मगरा भी कहते हैं, उसमें मिलते हैं। और कॉमनली यूज केमिकल फॉर केमिकल डी हॉर्निंग, यानी अगर हमें सींग रोधन करना है तो कौन सा रसायन काम में लेते हैं? तो इसमें कास्टिक सोडा और कास्टिक पोटाश, मतलब पहले कास्टिक पोटाश इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद कास्टिक सोडा, दोनों काम में लेते हैं। 2018 का प्रश्न है भाई, ध्यान रखना ये प्रश्न आया हुआ है और दोनों ही ऑप्शन में होने की वजह से इसको गलत कर दिया था। नेक्स्ट आते हैं हम एक्सटेंशन के ऊपर। तो एक्सटेंशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट रहता है बच्चों। तो एक्सटेंशन में अगर आप देखें तो कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हमने पहले वाले पेपर तो हमने पूरे कर ही लिए 2023 तक के, तो 24 वाले को अभी डील करते हैं। यहाँ पर अच्छे क्वेश्चन हैं। पहला है ब्लैक बोर्ड कैसा है भाई? ब्लैक बोर्ड सबको पता है नॉन प्रोजेक्टेड। कैसा है? विजुअल है। ध्यान रखना, पहली बात तो विजुअल है, पर दूसरा ऑप्शन क्या है? प्रोजेक्टेड भी नहीं है, इसलिए इसको हमने लिखा नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है भाई? परिवार होता है। परिवार मिलता है तभी तो समाज बनता है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है 1.3, इसको फोकस करिए। इतने प्रश्न पत्र आ गए बच्चों, आज तक एक्सटेंशन का नाम लेके नहीं पूछा है। एक बार 2016 में जरूर इन्होंने पूछा था कि अनिश्चित पाठ्यक्रम या कॉलेज स्कूलों से बाहर दी जाने वाली शिक्षा, देखो वो फॉर्मल एजुकेशन ना होके इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल दोनों हो सकती थी। अगर वो आपसे एक्सटेंशन एजुकेशन पूछता है तो प्रायोरिटी आपको क्या रखनी है? गैर औपचारिक नॉन फॉर्मल रखनी है। इसके अंदर अगर नॉन फॉर्मल नहीं है तो फिर इनफॉर्मल तो रखना ही है, फिर तो कोई इसमें कहने की बात ही नहीं है। लेकिन अगर नॉन फॉर्मल आता है तो प्रायोरिटी पे नॉन फॉर्मल रखेंगे। इसके बाद एक्सटेंशन वर्कर हेल्प फार्मर्स टू अटेन, भाई क्या करता है एक्सटेंशन वर्कर, या एक्सटेंशन क्या कर लेती है? कासा चेंजेस लाती है बिहेवियर के अंदर, नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल और एक्शन। तो यहाँ पर आप ज्ञान कौशल में जो वृद्धि होती है उसको लिख सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस के लिए बेसिकली परफेक्ट ऑप्शन की जरूरत होती है, बिना ऑप्शन के ये पॉसिबल नहीं हो पाते हैं, पर फिर भी हमने कोशिश करी है। यहाँ पर कासा चेंजेस आएंगे। कासा मतलब KASA, जो लोग जानते हैं उनको पता होगा इस बारे में। इसके बाद है सिंगल शीट का पेपर, जो कि प्राइमरी इंफॉर्मेशन रखता है सिंगल टॉपिक के ऊपर से, क्या कहेंगे उसे? हम लीफलेट कहते हैं। पेपर्स में देखा, संडे के पेपर्स में आते हैं, उन्हें पैम्पलेट्स गलती से बोल देते हैं, वो पैम्पलेट्स नहीं है, वो क्या है? लीफलेट्स हैं। लीफलेट मतलब लीफ, पत्ता, एक सिंगल पत्ता है। ब्रीड इंप्रूवमेंट कैसे की जा सकती है? कृत्रिम गर्भाधान AI के द्वारा की जा सकती है। इसके अलावा पोस्टर में क्या होना चाहिए? एक पोस्टर में एक अच्छी, एक तो पिक्चर होती है और एक संदेश होता है। आपको ABC याद है पोस्टर की? पोस्टर की ABC क्या बोलती है? अट्रैक्टिव, ब्रीफ और क्लियर। ठीक है। 1.8 पे आते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल हेल्थ कैंप्स इज रिस्पॉन्सिबल, कौन लगाता है भाई? पशु चिकित्सा शिविर। पशु चिकित्सा शिविर पशु चिकित्सक या वेटनरी डॉक्टर, वेटनरी ऑफिसर लगाएगा। और हेल्प कौन करेगा? LSI हेल्प करेगा इसकी। इसके बाद बात करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान कहाँ पर स्थित है भाई? गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान टोंक रोड, पशुधन भवन कहते हैं इसको, पशुधन भवन टोंक रोड जयपुर में है। इसके बाद KVK इज फॉर्म टू ऑफर, क्या करता है भाई KVK किसानों को नई टेक्नोलॉजी के बारे में ट्रेनिंग्स देता है, फार्मर्स को ट्रेनिंग देता है, इनोवेटिव ट्रेनिंग्स देता है। तो ऑप्शंस को देख कर इसमें सेट कर लीजिएगा। नवाचार से जो भी संबंधित होती है उनसे सूचनाएं उनको देता है, नवाचार प्रोवाइड करता है कि जैसे कृषि के क्षेत्र में कोई विशेष कोई अनुसंधान हुआ है तो उसको भी बताता है। चलिए अगला पेपर आता है वेटनरी एनाटॉमी। एनाटॉमी में पहला क्वेश्चन है गॉल ब्लैडर एब्सेंट होता है, ये तो 2018 का अधीनस्थ बोर्ड का पेपर भी है, देख लेना उठाकर। गॉल ब्लैडर किस में एब्सेंट होता है? हॉर्स में, कैमल में, लामा में, रैट में, हैमस्टर में, कईयों में होता है, बट हॉर्स कैमल पूछना चाहता है तो मैंने लिख दिया। बर्सा फिब्रिशियस, IBD याद है, इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज, किस में होती है? पोल्ट्री के अंदर। तो बर्सा फिब्रिशियस पोल्ट्री के अंदर लिम्फॉइड ऑर्गन है, लिम्फ की तरह। हमारे यहाँ पर देखते हैं ना बहुत सारे लिम्फ नोड्स होती हैं, वहाँ पे लिम्फ नोड्स नहीं होती, वहाँ पे लिम्फॉइड ऑर्गन कौन सा है? बर्सा फिब्रिशियस है, जिसमें स्वेलिंग आती है। तो ये पूछ रहे हैं बर्सा फिब्रिशियस किस में मिलता है, तो हमें तो पता है अभी बर्सा फिब्रिशियस पोल्ट्री में मिलता है। इसके बाद बात करें हार्ट शेप की किडनी किस में मिलती है? हार्ट शेप की किडनी हॉर्स में मिलेगी, जो कि बेसिकली राइट साइड की है। ह्यूमन फुटप्रिंट मतलब मानव के पैर जैसे आकार का प्लीहा यानी स्प्लीन किस में मिलेगी? डॉग में मिलेगी। टेस्टिस प्रेजेंट इन एब्डोमिनल कैविटी, ऐसे पशु जिनमें टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी में होती है इन्हें क्या कहते हैं भाई? टेस्टेकोंडा एनिमल कहते हैं। तो टेस्टेकोंडा एनिमल जो होते हैं उनके अंदर हम बात करें तो जो टेस्टेकोंडा एनिमल हैं वहाँ पर पोल्ट्री भी है, एलिफेंट भी है और उसके अलावा वेल भी है, लेकिन हमें पोल्ट्री एलिफेंट से हमारा काम चल जाएगा।
इन्हें टेस्टिकोंडा एनिमल कहते हैं। द ग्लैंडुलर एंड नॉन ग्लैंडुलर पार्ट ऑफ स्टमक ऑफ हॉर्स इज सेपरेटेड बाय, तो घोड़े के अंदर ग्रंथिल और गैर ग्रंथिल भाग को एक एम लाइन सेपरेट करती है, जिसको हम मार्गोप्लेटिकस भी कहते हैं। ऑप्शन में स्पष्ट आएगा मार्गोप्लेटिकस, तो कर दीजिएगा, सब लोग जानते हैं। इलियम, इस्चियम और डैश यूनाइट होके क्या बनाती हैं, हिप बोन बनाती हैं। तो कौन सी है तीसरी हड्डी, कौन सी है, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। प्यूबिस क्या बनाती है, फ्लोर बनाती है, बेस बनाती है उसका। वी शेप का गर्भाशय किस में मिलेगा भाई, वी शेप का गर्भाशय बिच के अंदर मिलता है, देख लेना गर्भाशय की साइज वगैरह सब इंपॉर्टेंट है। ग्लैंडुलर स्टमक ऑफ फाउल, फाउल के अंदर जो ग्रंथिल आमाशय है वो कौन सा है, प्रोवेंट्रिकुलस है। और दूसरा आमाशय कौन सा होता है, वो होता है भाई जो मस्कुलर स्टमक होता है, जिसे हम गिजार्ड कहते हैं। इन बिटवीन द रूट ऑफ टीथ एंड एल्वियुलर सॉकेट हैव डैश टाइप ऑफ जॉइंट, गोम्फोसिस। क्या बोलेंगे, गोम्फोसिस। चलिए नेक्स्ट आता है वेटनरी फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, क्योंकि इसको थोड़ा मैं शॉर्ट में जल्दी में निपटाने की कोशिश कर रहा हूँ, समय कम है आप लोगों के पास में, इसको आप लोग फास्ट फॉरवर्ड में भी देख सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन इज कॉल्ड क्लॉटिंग या कोगुलेशन। हालांकि क्लॉटिंग वर्ड तो ऑलरेडी उन्होंने दे दिया, यही कोगुलेशन या यही क्लॉटिंग अगर रक्त वाहिनियों के अंदर हो जाती है, शरीर के अंदर हो जाती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोसिस। ठीक है, तो अभी क्या है, ये क्लॉटिंग या कोगुलेशन कहलाएगा। डैश इज द प्रोसेस ऑफ चूइंग फूड, फूड को चबाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, मैस्टिकेशन कहलाती है। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल इज नोन एज, रक्त की कोशिकाओं का निर्माण क्या कहलाता है, हीमोपोइसिस कहलाता है, क्योंकि रक्त का निर्माण ही, रक्त की कोशिकाओं का निर्माण है हीमोपोइसिस। और आरबीसी का पूछ लेते तो इरिथ्रोपोइसिस हो जाता। ठीक है ना। प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑक्सीजन एंड एक्सपायरिंग कार्बन डाइऑक्साइड क्या कहलाती है, सांस को ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, यानी श्वसन या रेस्पिरेशन कहते हैं। डैश प्रोटेक्ट द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, अरे मस्तिष्क की और स्पाइनल कॉर्ड की रक्षा कौन करेगा, जैसे शरीर की रक्षा सीएसएफ करता है, ब्लड करता है, वैसे ही मस्तिष्क की रक्षा सीएसएफ करता है। सीएसएफ क्या है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। कहाँ मिलेगा, आपको बताया था मैंने, मेनिंजेस 3 प्रकार की होती हैं, ड्यूरा मैटर, अरेक्नॉइड और पाया मैटर। जो अरेक्नॉइड वाली लेयर है उसके नीचे का जो स्थान है, जिसको हम क्या बोलेंगे, सब अरेक्नॉइड स्पेस। याद आ रहा होगा आपको, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया से पहले क्लास ली थी मैंने। वहाँ पर एक द्रव्य बहता है जिसमें आरबीसी नहीं मिलती है, और आरबीसी ना मिलने की वजह से वो कैसा हो जाता है, वाइट रंग का होता है, और वो क्या करता है, कुशन की तरह कार्य करता है, शॉक को बचाने से और संक्रमण को भी बचाता है, इसलिए इसका नाम है सीएसएफ, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमरी मसल यूज इन रेस्पिरेशन क्या कहलाती है, प्राइमरी मसल्स है जो रेस्पिरेशन में, उसको हम कहते हैं डायफ्राम। ठीक है, वैसे 2 तरह की मसल्स होती हैं, एक होती है इंटरकॉस्टल मसल्स और दूसरी है डायफ्राम। जो इंटरकॉस्टल मसल्स है वो भी 2 प्रकार की होती हैं, एक एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल और एक इंटरनल इंटरकॉस्टल। ये जो इंटरकॉस्टल है 2 पसलियों के बीच में मिलती है, संकुचन और शीतलन की वजह से इसमें इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन होता है। लेकिन अगर प्राइमरी मसल्स पूछ रहे हैं तो प्राइमरी मसल्स यहाँ पे डायफ्राम होगा। ठीक है। नॉर्मल पीएच ऑफ ब्लड, एवरीबडी नोज, सबको पता है भाई, नॉर्मल पीएच 7.4 है। डाटा रट लेना, लास्ट टाइम पर डाटा ही काम में आएंगे और यही भूल जाते हैं हम, और बाकी सब तो कंसेप्ट जो बनना था बन चुका हमारा। इसके बाद है डैश सिक्रीट सलाइवा, कौन सलाइवा कर सिक्रीट करता है, लार ग्रंथियाँ या सलाइवरी ग्लैंड्स सिक्रीट करती हैं सलाइवा, जो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन करता है। इस सलाइवा में क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के लिए एक एंजाइम मिलता है जिसका नाम क्या है, टाइलिन। टाइलिन यानी सलाइवरी अमाइलेज, जो कि नॉन रोमिनेंट्स में मिलता है, रोमिनेंट्स में नहीं मिलता। खैर अभी इस पर चर्चा नहीं करेंगे। डैश एंजाइम हेल्प इन फैट डाइजेशन, भाई फैट के डाइजेशन का एंजाइम कौन सा है, लाइपेज। ध्यान रखना बच्चों, अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट, लाइपेज फैट, बाकी सारे एंजाइम प्रोटीन का करते हैं। ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टिडेज, जो याद आ जाए सब प्रोटीन करते हैं। फैट के लिए लाइपेज और कार्बोहाइड्रेट के लिए अमाइलेज। अमाइलेज में फिर उसके बाद में कोई माल्टेज बन जाएगा, कोई सुक्रेज बन जाएगा, वो एक अलग बात है, लेकिन मोटे तौर पे आपको यही याद रखना है। डैश इज द प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन इन मसल्स, मसल्स में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, जैसे ब्लड में हीमोग्लोबिन करता है वैसे मसल्स में मायोग्लोबिन करता है। चलो भाई आगे पेपर पढ़ते हैं। नेक्स्ट पेपर आता है इंट्रोडक्टरी एनिमल न्यूट्रिशन, पशु पोषण की बात करें तो पहला प्रश्न कहता है प्रोटीन की इकाई होती है, भाई प्रोटीन की बेसिक इकाई होती है अमीनो एसिड। ध्यान रखना ये प्रश्न पूछते हैं, यही प्रश्न है। कार्बोहाइड्रेट की इकाई क्या है, शर्करा। इसी तरीके से
प्रोटीन की इकाई क्या है? अमीनो एसिड। तो बहुत सारे अमीनो एसिड मिल जाते हैं तो वो प्रोटीन बना लेते हैं, और अमीनो एसिड्स के बीच का जो बॉन्ड होता है इसे हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। इसीलिए प्रोटीन को हम पॉलीपेप्टाइड भी कह देते हैं। फिर पूछ रहे हैं बिनोले में हानिकारक तत्व कौन सा पाया जाता है? तो बिनोले में आप सबको पता है, बड़े लंबे समय से पढ़ते आ रहे हैं, गॉसिपॉल। विटामिन बी समूह डैश में घुलनशील है, तो जल और वसा दो ही हैं। जल में घुलनशील है बी और सी, बाकी सारे घुलनशील हैं वसा के अंदर। संग्रहण के समय हे में नमी की मात्रा 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखना, संग्रहण के समय हे में 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर अनाजों की बात आए तो 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए। 11% होते ही कोई भी चीज़ में सड़ान उत्पन्न हो सकती है अगर नमी की मात्रा। अभी हाल ही में एक पेपर में भी मैंने इस प्रश्न को दिया था आप लोगों को। फिर बात करते हैं आहार में क्रूड प्रोटीन की मात्रा गणना के लिए। भाई 6.25 दो फैक्टर याद रख लेना। 2.25 वसा और का हम जब ऊर्जा संतुलन करते हैं तब, और अगर नाइट्रोजन की मात्रा पता हो और प्रोटीन कच्चे प्रोटीन की गणना करनी हो तो 6.25 करते हैं। इसके बाद बात करें कि पशुओं में रतौंधी नामक रोग विटामिन ए की कमी से हो जाता है, सबको पता है। मूंगफली की खल में हानिकारक तत्व कौन सा है? भाई मूंगफली की खल में अफ्लाटॉक्सिन एक हानिकारक तत्व होता है। इसके बाद बात करें गो पशुओं में शुष्क पदार्थ की आवश्यकता डैश प्रतिशत होती है। तो ये प्रश्न 2018 में आ चुका था, थोड़ा ऑप्शंस गड़बड़ हो गए थे, बट आया हुआ प्रश्न है तो हमें और इसको थोड़ा सा इम्पोर्टेंटली देखना है। अगर ये देसी गोवंश की बात कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे विदेशी नहीं लिखा, तो ऑब्वियसली आपको मानना है कि देशी गोवंश ही है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा 2 से 2.5% के आसपास। और अगर ये विदेशी या बफेलो होती तो इसके अंदर हो जाता भाई लोगों कितना, 2.5 से 3। आरडीपी का फुल फॉर्म बताओ भाई। आरडीपी की फुल फॉर्म है रूमन डिग्रेडेबल प्रोटीन। ऐसे प्रोटीन जो रूमन में टूट जाएंगे इनको हम कहते हैं रूमन डिग्रेडेबल प्रोटीन। यूएमएमबी का फुल फॉर्म यूरिया मोलासेस मिनरल ब्लॉक। भैया यूरिया मोलासेस मिनरल ब्लॉक है, जो कि क्या है, बफेलो चॉकलेट भी है। ठीक है, प्रश्न इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट पेपर आता है सर्जरी का। सर्जरी में पूछ रहे हैं कि बर्डीजो इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज फॉर, भाई बर्डीजो का काम लेते हैं हम बधियाकरण में। बर्डीजो का काम लेते हैं बधियाकरण के अंदर। हम बात करें तो ओपन और क्लोज की बात करें तो यहाँ पर क्लोज मेथड के अंदर कास्ट्रेशन में काम में आता है। फिर ये पूछ रहे हैं सेपरेशन ऑफ सरफेस ऑफ टू बोन। देखो हड्डियों की जोड़ों की सतह या सिरे, हड्डियां यहाँ टूट नहीं रही हैं, हड्डियों की जोड़ और सिरे की जो मतलब आपस की जो अटैचमेंट है वो अलग हो जाता है। ऐसी स्थिति को हम संधि विस्थापन या डिसलोकेशन कहते हैं। हड्डी के टूटे भाग को पशु शरीर संरचनात्मक स्थिति में लाने को कहते हैं। देखो जब हड्डियां टूट जाती है और उन्हें वापस अपने हिस्सा पे लाना जाता है तो उसे हम रिडक्शन कहते हैं। आप सबको याद आ रहा होगा, मैंने पढ़ाया भी है कि फ्रैक्चर के जो सिद्धांत हैं वो 4R थ्योरी है। पहला आर क्या कहता है, रिकॉग्निशन यानी पहचानो। दूसरा क्या कहता है, रिडक्शन, रिडक्शन मतलब खींच कर वापस हड्डी को उसी जगह लाओ। और तीसरा कहता है रिटेंशन, रिटेंशन का मतलब उसको वहाँ पर बांध कर रखो, जिसे हम इमोबिलाइजेशन भी कहते हैं। और चौथा कहता है रिहेबिलिटेशन, यानी उसे समय दो ताकि वो ठीक हो जाए। तो यहाँ पर रिडक्शन आएगा। ओडेंटोमा इज अ ट्यूमर ऑफ, दांतों का ट्यूमर क्या कहलाता है, ओडेंटोमा कहलाता है। अब यहाँ पे देखो ट्रॉमेटाइज सेपरेशन ऑफ आउटर केराटिनाइज पार्ट ऑफ हॉर्न, हॉर्न के खोल उतर जाना किस तरह के फ्रैक्चर की श्रेणी में आता है, यह है अवल्जन फ्रैक्चर की श्रेणी में आता है। अगर ये घाव होगा तो नीचे घाव भी पूछा है, उसके बारे में बात करेंगे, वो अवल्जन वुंड कहलाएगा। लोहे की, ये क्वेश्चन अच्छा है, 1.6 को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। लोहे की गर्म छड़ से चमड़ी की सतह के किसी एक बिंदु को दागना, केवल एक पॉइंट को दागा जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉइंट फायरिंग। फायरिंग के अंदर एक स्टेप है जहां पर सिर्फ एक बिंदु को दागा जाता है, बिंदुओं की सीरीज बना ली जाती है, उसे हम पॉइंट फायरिंग कहते हैं। डैश प्रकार के घाव में शरीर का ऊतक पूर्ण रूप से शरीर से पृथक हो जाता है। भाई खिंचाव तनाव के कारण जो घाव बन रहा है उसको हम एवल्जन घाव कहते हैं। हर्नियल रिंग में कैसे सूचर लगते हैं, हर्नियल रिंग में भाई ओवरलैपिंग मैट्रेस सूचर लगाए जाते हैं। इसके बाद विक्रिल एक प्रकार का क्या है, विक्रिल एक प्रकार का भाई सूचर मटेरियल है जो कि अब्जॉर्बेबल है। और अब्जॉर्बेबल में भी अगर हम बात करें तो ये सिंथेटिक है। सिंथेटिक के अंदर हम इसको क्या बोलते हैं, पॉलीगैलेक्टिन 910। ठीक है, चलिए इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे। स्प्रे या मलहम के रूप में निश्चेतक का शरीर की बाहरी त्वचा श्लेष्मा झिल्ली पर लगाए जाने को, देखो जब हम एनेस्थीसिया को एक सीमित क्षेत्र में लगाते हैं तो उसे हम लोकल एनेस्थीसिया कहते हैं। और लोकल एनेस्थीसिया को दो तरीके से लगा सकता है, या तो इंजेक्शन से लगा ले या फिर हम उसे
त्वचा पे डायरेक्ट लगाएं। जब उसे हम त्वचा पे डायरेक्ट लगाते हैं तो उसे हम टॉपिकल या सरफेस एनेस्थीसिया कहते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने टॉपिकल या सरफेस की बात करी है। दूसरा तरीका क्या है, इंजेक्शन से, जिसको मैंने बताया ना, इन्फिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया बोल देंगे। अगला पेपर आता है एनिमल रिप्रोडक्शन के लिए, और एनिमल रिप्रोडक्शन में देखो घोड़ी में पहला प्रश्न है, घोड़ी में अंडाशय का आकार, तो बाकी सभी एनिमल में अंडाशय का आकार ओवल होता है, घोड़ी के अंदर कैसा होता है, किडनी। अगर हम बात करें बिच में और पोल्ट्री में, वहाँ पर भी ओवल है, लेकिन मल्टीपल ओवुलेशन के कारण वो अंगूर के गुच्छे जैसा दिखाई देने लग जाता है। आपसे अंगूर का गुच्छा ही पूछेंगे, मलबरी पूछेंगे। घोड़े के अंदर कैसा है, किडनी शेप का होता है। ओव्यूलेशन फोसा आपको ध्यान होगा इसके अंदर मिलता है। जीएनआरएच का पूरा नाम बताएं। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है भाई, ये होता है आपके हाइपोथैलेमस से स्रावित होता है। ठीक है, इसके बाद पूछ रहे हैं घोड़ी में प्रसव के, अच्छा प्रसव के चरणों में घोड़ी का इंपॉर्टेंट है, देख लेना। घोड़ी में प्रसव के दूसरे चरण की लंबाई 15 से 30 मिनट होती है। फ्रीमिटस कब महसूस होती है मवेशियों के अंदर, ये तीसरे महीने के बाद, यानी 90 दिन के बाद कभी भी महसूस हो सकती है। 90 से 120 दिन के अंदर होती क्या है फ्रीमिटस, मैं बता देता हूँ। फ्रीमिटस बेसिकली जो यूट्रस को सप्लाई होने वाली एक आर्टरी है जिसका नाम है मिडिल यूट्राइन आर्टरी, वो रक्त का प्रवाह करती है। जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है तो फीटस भी रक्त की डिमांड ज़्यादा करता है, तो वो आर्टरी बड़ी हो जाती है और उसमें रक्त बहता हुआ महसूस होता है। इसे हम कहते हैं थ्रॉबिंग ऑफ मिडिल यूट्राइन आर्टरी, और इसको नाम दिया गया है फ्रीमिटस। ये एक डायग्नोस्टिक प्रोसेस है जो हम बता सकते हैं कि अगर फ्रीमिटस हमको महसूस होने लग जाती है तो भाई वो यूट्रस के अंदर रक्त की सप्लाई बढ़ रही है। और क्यों बढ़ रही है, क्योंकि फीटस है उसके अंदर, इसलिए। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रख लेना भाई, 1.5 डैश गायों की एक वेनेरियल प्रोटोजोअल बीमारी है, तो इसे हम कहते हैं ट्राइकोमोनियासिस। ट्राइकोमोनियासिस गायों की एक वेनेरियल प्रोटोजोअल बीमारी है। ठीक है, इसके बाद बात करें सांड के लिए वीर्य संग्रहण के दौरान कृत्रिम योनि का तापमान। देखो भाई, मैं तो करा रहा हूँ 43 से 48, सब लोग 43 से 48 कर रहे हैं, पर इस बार अगर यूनिवर्सिटी के आंसर की बात करें तो उन्होंने 40 से 42 माना है। हमारे पास प्रूफ है, आप आईसीआर के हैंडबुक को देखेंगे तो 43 से 48 होता है। अलग अलग बुक अलग अलग कहती हैं, ये कंट्रोवर्सी का विषय है, लेकिन ये प्रश्न बनता है। मैं फिर आपको इसमें सचेत करना चाहता हूँ कि कुछ बुक्स इसमें 39 भी बताती हैं। आप किस बुक को फॉलो करते हैं उस पर निर्भर करता है। मैं फॉलो कर रहा हूँ आईसीआर की हैंडबुक को। इसके बाद बात करें गायों में भ्रूण का सूखना किस प्रकार का ममिफिकेशन है, तो हिमेटिक है। बाकी जो मल्टीपेरस एनिमल होते हैं, जैसे बिच की बात कर लूँ तो वहाँ पर क्या मिलेगा, पेपरेशियस मिलेगा। डिफिशियंसी ऑफ डैश हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलेड ओव्यूलेशन, यानी अंडा उत्सर्जित नहीं होता, उसके लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है भाई, उसके लिए एलएच हार्मोन उत्तरदायी है। ये जो एक क्वेश्चन है 1.9, ये भी बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है और आएगा हर बुक में अलग अलग है। भारतीय नस्ल की गायों में सामान्य जो प्यूबर्टी एज होती है वो देखो आईसीआर की हैंडबुक तो कहती है 18 से 24 महीने। जो यूनिवर्सिटी ने आंसर माना है इस बार, वो माना है 2 से 2.5 साल। ठीक है, तो बड़ा कंफ्यूजिंग है, मैंने फिर समझा दिया कि आप जैसा चाहें जिस बुक को फॉलो करें उस बुक को आप फॉलो कर सकते हैं। 10वां क्वेश्चन है मवेशियों में, अच्छा क्वेश्चन है, पूरी संभावना है इस तरह के प्रश्नों के बनने की, चाहे इस प्रश्न को डायरेक्ट माने या इनडायरेक्ट माने, ऐसे प्रश्न आते हैं। ओव्यूलेशन कब होगा, देखो अगर मवेशी की बात कर रहा है, कैटल की बात कर रहा है तो ओव्यूलेशन मैट ईस्ट्रस में होगा। बाकी सारे एनिमल में ओव्यूलेशन कब होता है, ईस्ट्रस पीरियड में ही होता है, ईस्ट्रस के लास्ट में। और मीटिंग कब कराते हैं, मिड ईस्ट्रस में। हमेशा मीटिंग पहले होगी और ओव्यूलेशन उसके थोड़ी देर बाद में होगा, ये आपको पता है। अगला पेपर आता है कि फार्माकोलॉजी का पेपर है। फार्माकोलॉजी में ये बोल रहे हैं कि संक्षिप्त नाम हॉस्टस का अर्थ होता है। देखो हॉस्ट का मतलब होता है जब हम कोई भी चीज़ तुरंत बना के तुरंत ले लें। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, इनो बना रहे हैं हम, इनो बनाकर हम इसको रखते नहीं है, इनो बनाया तुरंत पिया और ले लेते हैं, इसका मतलब है तुरंत लेना उसको। ये इमरजेंसी सिचुएशन में नहीं है, आप इसको इमरजेंसी नहीं मानेंगे कि कोई औषधि आप तुरंत ले रहे हैं वो इमरजेंसी में नहीं, उसका प्रिपरेशन तुरंत होता है और तुरंत ले लिया जाता है। दर्द निवारक दवा का अंग्रेजी तकनीकी शब्द क्या है, एनाल्जेसिक, बिल्कुल ठीक। संक्षिप्त शब्द पल्व, पल्व का मतलब होता है पाउडर। जब हम किसी पाउडर के आगे पल्व लिखते हैं तो उसके मतलब उसकी हम प्रॉपर्टी बता रहे हैं कि वो पाउडर फॉर्म में है। लार का स्त्राव कम करने वाली औषधियाँ एंटीसियालागॉक्स कहलाती हैं। वो दवाइयाँ जो रूमन की गति बढ़ा दे रूमेनेटोरिक्स कहलाती हैं। एक टी स्पून एक्चुअली में टेबल नहीं है, टी स्पून फुल के अंदर माप कितनी होती है, 5 ml, टेबल होती है तो 10 ml कर देते, 5 ml मिलीलीटर के समतुल्य होता है। कोडीन क्या है, कोडीन खांसी को रोकने की दवाई है, इसलिए इसको हम बोलेंगे भाई कोडीन एक एंटीट्यूसिव मेडिसिन है। जो आप देखते हैं ना कॉरेक्स वगैरह जो आती है डॉग्स में, ह्यूमंस में तो काफ़ी यूज़ ली जाती है कोडीन को।
जमाल घोटे का तेल मुख्यतः एक डैश औषधि के रूप में काम में लिया जाता है। जमाल घोटा मतलब आप बात करेंगे क्रोटॉन ऑयल की, जो कि एक ड्रास्टिक परगेटिव है और परगेटिव के तौर पे यानी मल को बाहर निकालने में इसका उपयोग लिया जाता है, दस्त कारक के रूप में, विरेचक जिसे हम कहते हैं। संक्षिप्त नाम टीआईडी, देखो इसमें यहाँ पर इन्होंने 2 3 4 पूछ लिए हैं एब्रीवेशंस के अंदर, तो ध्यान रखना एब्रीवेशन में टीआईडी मतलब होता है ट्राइस अ डे। ट्राइस अ डे का मतलब दिन में 3 बार। एक औषधि को जब दिन में 3 बार देंगे तो उसके साथ में हम टीआईडी शब्द यूज़ करेंगे। इसके बाद आता है एसओएस। एसओएस का मतलब होता है भाई आपातकाल स्थिति में, जब ज़रूरत हो तब उसे आप लें आपातकालिक स्थिति में। इसके बाद नेक्स्ट पेपर है एनिमल ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। जमुनापारी राजस्थान में पाए जाने वाली बकरी की एक नस्ल है, जो कि जमुना यानी उत्तर प्रदेश की, ओरिजिन इसका उत्तर प्रदेश है, बट उत्तर प्रदेश से सराउंडिंग जो डिस्ट्रिक्ट्स है वहाँ पर ये मिलती है। भेड़ों में क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं? 2n क्रोमोसोम नंबर होते हैं 54। क्रॉस ऑफ F1 प्रोजेनी विथ वन ऑफ द पेरेंट, जब दो पेरेंट्स का क्रॉस होता है तो फर्स्ट जनरेशन को हम F1 जनरेशन कहते हैं। अगर F1 जनरेशन का ही किसी पेरेंट्स के साथ क्रॉस हो रहा है तो उसे हम बैक क्रॉस कहेंगे। बाल्डनेस का मतलब होता है गंजापन। इन ह्यूमन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ऐसा जो एग्जाम्पल है बाल्डनेस का वो कैसा है? सेक्स इन्फ्लुएंस इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है। डैश इज ए लाइफ स्टॉक ब्रीडिंग पॉलिसी इन राजस्थान। कौन सी है लाइफ स्टॉक ब्रीडिंग पॉलिसी? की क्रॉस ब्रीडिंग कराना लाइफ स्टॉक के अंदर ब्रीडिंग पॉलिसी का एक हिस्सा है। डैश हीमोफीलिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। हीमोफीलिया किसका एग्जाम्पल है? सेक्स लिंक करेक्टर का एग्जाम्पल, बेसिकली एक्स लिंक से करेक्टर होता है ये, ठीक है। न्यूक्लियर डीएनए रेप्लिकेट्स इन डैश फेज ऑफ सेल डिवीजन, जो सिंथेटिक या एस फेज होती है उसके अंदर ये रेप्लिकेट करता है। हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कैटल ब्रीड इन इंडिया, देखो वैसे तो हम साहिवाल ही पढ़ते थे, बुक्स में भी कई में साहिवाल लिखा हुआ है, लेकिन जीसी बनर्जी की बात करें तो वहाँ पर रेड सिंधी लिखा है। और अभी हाल ही में बड़े कन्फ्यूजिंग से सवाल आते हैं, किसी बुक में क्या लिख देते हैं, किसी बुक में क्या लिख देते हैं। हम भी कोशिश करते हैं कि ऑथेंटिक बुक का सहारा लें। अभी हाल ही में पशु परिचर के अंदर इसको रेड सिंधी माना है, इसलिए मैंने यहाँ पर रेड सिंधी लिखा है। तो आप लोग भी अगर पशु परिचर, क्योंकि यही बोर्ड है, यही एग्ज़ाम लेने वाला है, इसी ने पशु परिचर में जब माना है तो यहाँ पर भी उसको मानना ही पड़ेगा। हिनी इज़ अ हाइब्रिड ऑफ, हिनी किसका क्रॉस है भाई? घोड़े का और गधी का, यानी स्टेलियन और जेनेट का क्रॉस है हिनी। नेक्स्ट, जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज, किसी जीव का आनुवांशिक संरचना को हम कहते हैं जीनोटाइप, ठीक है। उसकी आनुवांशिक संरचना को जीनोटाइप कहा जाता है। तो इस तरह से ये जेनेटिक्स का पेपर भी पूरा होता है। एक मेडिसिन का पेपर कराना है आप लोगों को, पर मेडिसिन का पेपर में मैं सॉल्यूशन बोल देता हूँ आप लोगों को, सॉल्यूशन क्योंकि इस समय लिख नहीं पाया इस सॉल्यूशन को, बट आप लोग अपने पेपर में लिख लीजिएगा। पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, कोशिश करता हूँ, नहीं तो ग्रुप्स में तो मैं डाल ही दूंगा पीडीएफ, आप वहाँ से भी इसको ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करें मेडिसिन के अंदर, डिजीज़ विच आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो संचरित होती हैं उन्हें हम कहते हैं कंजेनाइटल डिजीज़, ठीक है। कंजेनाइटल डिजीज़ जो होती हैं जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंच जाती हैं। डिजीज़ विच स्प्रेड, इन्हें आप जेनेटिक डिजीज़ भी बोल सकते हो, आनुवांशिक बीमारियां भी बोल सकते हैं, लेकिन आनुवांशिक बीमारियां कि बेसिकली सेक्स लिंक टाइप की बीमारियां होती हैं, या यूं कहें कि जो क्रोमोसोम से ट्रांसमिट होती है वही होती है। लेकिन अगर हम इसका टेक्निकल नाम बोलना चाहें तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करना तो आपको कंजेनाइटल डिजीज़ ही करना होगा। डिजीज़ विच स्प्रेड थ्रू कॉन्टैक्ट ऑफ एनिमल आर कॉल्ड, देखो दो तरह की बीमारियां होती हैं, एक बीमारी जो एक एनिमल से दूसरे एनिमल के संपर्क से फैलती है उसे हम कंटेजियस डिजीज़ कहते हैं। तो यहाँ पे कंटैक्ट वर्ड को पढ़ना है, आपको पकड़ना है, कंटैक्ट और कंटेजियस, जो कि संपर्क से फैल रही है। एक बीमारी होती है जो संपर्क से नहीं फैलती, उन्हें हम इन्फेक्शियस बीमारियां कहते हैं। तो संक्रामक बीमारियों का आप एक बार आप इस वर्ड को यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि संक्रामक दोनों जगह के लिए काम में लेते हैं हम। जो बीमारी एक एनिमल से दूसरे एनिमल में फैले उसे हम कॉन्टैक्ट के द्वारा फैलने वाली कंटेजियस बीमारियों में शामिल करते हैं। इसके बाद बात करें नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ बॉडी, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ हॉर्स, हॉर्स का बॉडी टेम्परेचर कितना है नॉर्मल? वो है 100.5। याद रखना, हॉर्स के बारे में पूछ रहे हैं बार बार। डैश अफेक्टेड एनिमल डेवलप्स ए टेंडेंसी टू ईट अबनॉर्मल सब्सटेंस, डैश से ग्रसित पशु अखाद्य पदार्थ खाने लग जाता है। मतलब पाइका अगर डिजीज हो जाती है, आपको पता है पाइका के अंदर एलोट्रोपेजिया यानी एलोट्रोफेजिया के अंदर वो अखाद्य पदार्थों को भी खाने लग जाता है। इन्फ्लामेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ इंटेस्टाइन क्या कहलाता है?
इन्फ्लामेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ इंटेस्टाइन एंट्राइटिस कहलाता है। डैश इज ए कंडीशन वेयर देयर इज ए ब्लड मिक्स विथ मिल्क, दूध में जब ब्लड आने लग जाए तो उसे हम हीमग्लेक्सिया कहते हैं। हीम का मतलब रक्त और ग्लेक्सिया का मतलब दूध, ठीक है। एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन प्लूरल सैक, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसके दो आंसर आप समझ लीजिए। इसके दो आंसर है, एक तो प्लूरसी, यूनिवर्सिटी ने तो प्लूरसी इसको माना है, वरना प्लूरल इफ्यूजन भी इसको आप कर सकते हो। प्लूरसी का मतलब होता है सैक के अंदर द्रव्य भर जाना। प्लूरल सैक का मिलेगा फेफड़ों के चारों तरफ, और जब इसका इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसे हम प्लूराइटिस कहते हैं। प्लूराइटिस, प्लूरसी और प्लूरल इफ्यूजन, ठीक है। तो प्लूरल इफ्यूजन और प्लूरसी तो एक ही बात हो गई। प्लूराइटिस इन्फ्लामेशन हो जाता है। बॉटुलिज्म इज डिजीज कॉज्ड बाय, बॉटुलिज्म किसके कारण होगी भाई? बॉटुलिज्म होती है क्लॉस्ट्रीडियम बॉटुलिनम के कारण। कंटेजियस बोवाइन प्लूरोनिमोनिया, कंटेजियस बोवाइन प्लूरोनिमोनिया होता है माइकोप्लाज्मा माइकोडियस के द्वारा, और अगर ये कंटेजियस कैप्राइन होता तो क्या करते हैं? माइकोप्लाज्मा कैप्रिकोला। स्टंट एंड अबनॉर्मल ग्रोथ, बेंडिंग ऑफ लेग, मतलब जो टांगे हैं वो मुड़ जाती हैं कुछ बीमारी में भाई। कुत्तों के अंदर ये बीमारी रिकेट्स कहलाती है, जो कि कैल्शियम की डिफिशियंसी, विटामिन डी की डिफिशियंसी की वजह से हो जाती है। तो इस तरह से 2024 के प्रश्न पत्र पूरे हो गए। मैंने आप लोगों से कहा है कि आप लोगों के लिए कुछ मॉडल प्रश्न पत्र भी लेकर आऊँगा, लेकिन अगर सब्सक्राइबर 1000 होते हैं 1-2 दिनों के अंदर, तब मैं इस प्रोसेस को कंटिन्यू करूँगा। अदरवाइज़ आप लोगों के लिए जो इन्फॉर्मेशंस मैं देना चाहता हूँ उसमें थोड़ी तो कमी होगी, ठीक है। तो आप लोगों से उम्मीद है कि सब लोग इसको देखें, नोट करें। PDF मैं ग्रुप में डाल देता हूँ, ग्रुपों में भी आप लोगों को मिल जाएंगी, और इसको अच्छी तरीके से सॉल्व करना। मुझे उम्मीद है कि इनमें से कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं आराम से। थैंक यू वेरी मच।